हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। लेक्चर 2 है ये। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात तो है कि गुलबर्ग और वाघे ने ये लॉ दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहना था कि मान लीजिए एक रिएक्शन हमने आपको दे दिया, एक सैम्पल रिएक्शन है कि ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी एंड डी डी। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इक्विलिब्रियम पे है और ए क्या है, इसका स्टोचियोमेट्री है। ए बी सी डी स्मॉल लेटर में जो लिखे हुए हैं ये क्या है, स्टोचियोमेट्री। ए बी सी एंड डी ये क्या है, स्टोचियोमेट्री। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम इसको। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इसका रिएक्टेंट है। फॉरवर्ड जब आप बात कर रहे हो तो रिएक्टेंट कौन है, ये वाला। तो आप क्या लिखते हैं कि ए, उसके ऊपर पावर, ए का क्या चाहिए, ए का एक्टिव मास चाहिए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन की बात हो। मान लीजिए गैसेज होता तो हम प्रेशर की बात करते, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि दीज आर एक्टिव मासेज। ए ब्रैकेट में जब मैं लिखूँ तो ये क्या है, एक्टिव मासेज। समझ में आ गया। कहीं कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, कहीं कहीं पे प्रेशर हो सकता है। ओके, तो हमने लिख लिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मान लीजिए फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर स्टोचियोमेट्री उसका, फिर बी के ऊपर, और यही है क्या, ये इस पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए बी बी के। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दिया जाए तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इस चीज़ को कि कांस्टेंट एक लगाना पड़ेगा, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर। अगला है कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। जब सोचो, जब बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा तो रिएक्टेंट हमारा कौन होगा, ये वाला होगा रिएक्टेंट। तो यही रिएक्टेंट हमने इधर लिया, ठीक है। और सेम चीज हमने रखा है यहाँ पे। तो रेट के बारे में अगर बात करनी होगी तो ये इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है। अच्छा, जब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो हमने देख लिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है इन जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो फॉर्मूला हमने अभी अभी लिखा था कि के एफ और ए पे पावर ए, बी पे पावर बी। सो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। जब आपने पुट किया तो आपको दिख रहा है कि के एफ बाई के बी इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज के एफ अपॉन के बी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए जल्दी यहाँ तक लिख लीजिए, मैं आपको दोनों फ्रेम पे ले जाता हूँ। फर्स्ट आप ये लिखेंगे, ठीक है, रोक के आपने लिख लिया। नाउ सेकंड जो है आपका ये, यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन बोला हुआ है कि फाइंड के ई फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन आपको दिया हुआ है कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, रिवर्सिबल साइन यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे है सी प्लस 3d। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वैल्यू की, के ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो चलिए लिख लेते हैं के ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। पहले आपको कौन सा लिखना है, प्रोडक्ट वाला पार्ट। सो ये हो गया सी, और यहाँ हो गया डी पे पावर कितना, डी पे पावर हो गया 3, और यहाँ हो गया ए पे पावर 2 और बी पे पावर कुछ नहीं, मतलब 1। सो अपने पास क्या आ गया, ये के ई की वैल्यू कितनी। नाउ अगर मान लो हमसे सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि एक हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, अपने को दे रहा है रिवर्सिबल साइन के साथ कि ट्वाइस ऑफ NH3 अमोनिया फॉर्मेशन। यहाँ पे भी बोलता है के ई की वैल्यू लिख के बताइए। चलिए लिखते हैं, के ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH3 पे पावर कितना 2, और यहाँ हो जाएगा N2, और यहाँ हो गया H2 पे पावर कितना 3। ठीक है, तो दो आपको प्रैक्टिस के लिए यूँ ही मैंने लिखवा दिया कि के ई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। याद हो गया आपको। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब है हमारे पास कि 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास होते हैं। किसके बेसिस पे, तो एक्टिव मासेज की बेसिस पे। जैसे है कि हमने बताया था आपको कि एक्टिव मासेज में कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है और प्रेशर भी हो सकता है। तो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और कहाँ पे प्रेशर, उसकी बात करते हैं। तो पहले तो देख लीजिए कि अगर ये लिक्विड है, ठीक है, एक्टिव मासेज अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं अपन, तो लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी आप ये चीज़ बोल सकते हो। तो मेनली अपन लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं कि अगर लिक्विड का एक्टिव मास बोला हुआ है तो आपको लेना है उसका कॉन्सेंट्रेशन, और किस चीज़ के टर्म में, तो मोलरिटी के टर्म में। मोलरिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद है ना।
और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम जिसको हम के ई लिखते थे ना, अब वो के ई रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, के सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया वो अब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, के ई ना लिखते हुए के सी लिखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास कि एक्टिव मासेज अगर अपने पास गैस है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है सेकेंड वाला पार्ट, अगर ये गैस है तो हम मोलरिटी ना यूज करते हुए हम यूज करेंगे उस गैस का पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर समझ में आता है ना, कि पूरे प्रेशर में अगर मान लो एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है तो उस पूरे मिक्सचर का जो प्रेशर होगा उसमें से वो पर्टिकुलर गैस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है मेन प्रेशर को, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के ई, वो बदल के क्या हो जाएगा, वो बदल के हो जाएगा के पी। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर की बात चल रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि देखो हम क्यों कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म को प्रेशर से रिप्लेस कर पाए। तो आप देखो यहाँ पे कि पी वी इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी है। आपको पता है कि पी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन बाई वी आर टी, और आपको पता है कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है आर तो वैसे ही कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आर टी इज कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो क्या हम एन अपॉन वी को ना लिखते हुए हम लिख दें वहां पे P? तो बस इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, पार्शियल प्रेशर गैस का वहां पे लिखा है। किसके, कब लिखेंगे ये चीज, जब ये गैसियस फॉर्म में होगा। तो क्लियर? चलो क्वेश्चंस करते हैं, कॉपी कर लीजिए इस चीज को। अब अपने पास एक सवाल है, सवाल ये है कि राइट एक्सप्रेशन एंड यूनिट, लिख देता हूं, राइट एक्सप्रेशन एंड यूनिट फॉर Kp एंड Kc फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन के लिए आपको Kp और Kc लिखना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि CaCO3 हमने लिया हुआ है सॉलिड फॉर्म में, और हमने यहाँ पे रिवर्सिबल साइन बना लिया, रिवर्सिबल विथ है CaO प्लस CO2, ये गैसियस फॉर्म में है और ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि Kc की वैल्यू बता दीजिए। तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी कि प्रोडक्ट किसका, CaO प्रोडक्ट वाला लिख दिया हमने, और यहाँ पे है CO2 और यहाँ पे हो गया रिएक्टेंट CaCO3, ये चीज़ लिखना होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कि जो सॉलिड है उसका एक्टिव मास होता है 1, कहीं पे लिख देता हूँ मैं इस बात को, ठीक है, कि एक्टिव मासेज ऑफ सॉलिड इज 1। सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है 1। तो Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए Kc की वैल्यू ये हो गया 1, देख रहे हो ये 1 हो गया, यहाँ पे है CO2 और यहाँ पे हो गया अगेन 1, मतलब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे लेना है। तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kc की वैल्यू हो गई CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। और बताओ कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होगा वो कैसा होगा, वो होगा, यूनिट लिख रहा हूँ, ठीक है, यूनिट यहाँ पे Kc का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल पर लीटर। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं यहीं पे Kp की वैल्यू बोलता तो क्या होता, Kp की वैल्यू में आपका क्या आता है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ CO2 आता, ऐसे लिखते हैं हम, प्रेशर ऑफ CO2, और इसका यूनिट क्या हो जाता है फिर Kp का, यहाँ पे इक्वल टू साइन लिखिएगा, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, तो ATM पावर कितना, पावर 1, ये 1 है, -1 मत, अच्छा चलो ATM है यहाँ पे, ध्यान रहेगा। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे और सवाल पूछ सकता हूँ जहाँ पे यूनिट क्या होता जाएगा, बदलते जाएगा। चलिए यूनिट बदलना है, आपको समझ में आना चाहिए। अपन लिख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दिया है कि N2O4 जो कि गैसियस फॉर्म में है, और हमने यहाँ पे रिवर्सिबल साइन बना लिया, एंड यहाँ पे आता है ट्वाइस ऑफ NO2 गैस। तो इसका बताइए, यहाँ पे हम Kc लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि NO2 का पावर 2 प्रोडक्ट वाला पार्ट, और यहाँ हो गया N2O4, और यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे दोनों गैसेज फॉर्म में है, मतलब सॉलिड होता तो भले 1 लिखते। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा Kc का, Kc का यूनिट हो जाएगा, देखो आप पहले लिखोगे मोल पर लीटर का स्क्वायर, और यहाँ क्या है मोल पर लीटर, तो समझ में आ गया, एक तो कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू मिलेगी अपने को मोल पर लीटर। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि Kp की तो क्या होगा, तो Kp में भी आप क्या करेंगे यहाँ पे कि प्रेशर ऑफ NO2 लिख लीजिएगा, उसका भी क्या स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रेशर ऑफ
N2O4, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का ब्रैकेट ले लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ATM का स्क्वायर और यहाँ हो गया ATM, एक ATM जो है कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा ATM। सो फाइनली KP का यूनिट यहाँ पे क्या हो गया, इस रिएक्शन के लिए ATM। अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकता है, आगे देखते चलेंगे अपन। अब अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लिया है कि मान लो H2O लिक्विड लिया है, हमने हीट किया और हीट करने के बाद इक्विलिब्रियम पे आ गया है गैसियस फॉर्म में। ओके, तो अब आप बताइए कि Kc की वैल्यू क्या होगी। तो हम बोलेंगे कि H2O कौन सा, गैसियस फॉर्म वाला, और यहाँ पे हो गया H2O कौन सा, लिक्विड फॉर्म वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, यहाँ पे देख रहे हो स्टोइचियोमेट्री दोनों का 1:1 है, तो यहाँ पे आएगा मोल पर लीटर और यहाँ पे भी आ जाएगा मोल पर लीटर, दोनों का कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, लुकिंग एट नो यूनिट लिख सकते हो। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो बातें हैं ना, ये बातें हो जाती है गलत। क्यों, समझाता हूँ। यहाँ पे नोट बना के अपने को फिर से लिखना पड़ेगा। नोट है कि अगर आप गैस के साथ लिक्विड को कंपेयर कर रहे हो, लिख देता हूँ कि नोट में क्या लिखेंगे कि एक्टिव मासेज ऑफ लिक्विड, एक्टिव मासेज ऑफ लिक्विड विथ गैस इन इक्विलिब्रियम अगर है तो क्या हो जाएगा, इज टेकन यूनिटी। क्या मतलब हुआ, मतलब मैंने बोला कि एक्टिव मास ऑफ लिक्विड का जो है वो कितना हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ लिक्विड 1 हो जाएगा। कब, जब ये गैस के साथ इक्विलिब्रियम पे। क्लियर है ये चीज, यूनिटी मतलब 1 होता है। तो अपना बताइए फिर से कि Kc कितना हो जाएगा, ये गैस है तो गैस का तो हमने ले लिया यहाँ पे, चलो ठीक है। बट यहाँ पे ये क्या है, गैस के साथ लिक्विड है तो यहाँ पे बोलेंगे 1 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। तो ध्यान रहे, ये इसीलिए आपसे करवाया था कि आप यहाँ पे गलत करो और इस बात को समझो कि क्या क्यों गलत हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक वाली कॉपी कर लीजिए, फिर इसका Kp भी निकाल लेंगे अपन। हो गया कॉपी, चलो ऊपर कर लेता हूँ इसको। अब हम अपन Kp निकाल रहे हैं इसी चीज का, तो Kp कितना हो जाएगा, Kp कट करके लिख देता हूँ, Kp अपन निकाल रहे हैं। Kp क्या हो जाएगा, देखो लिक्विड का क्या होता है कि प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि H2O का ही आप क्या कर रहे हो, प्रेशर ले रहे हो, ठीक है। तो ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फिर यूनिट अगर मैं एरो मार्क करके लिख देता हूँ, यूनिट हो जाएगा अपना ATM। क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपन ले रहे हैं कि मान लो हमने लिया है कॉपर सॉलिड और हमने लिया है ट्वाइस ऑफ Ag+, ये है एक्वस फॉर्म में। ओके, ये इक्विलिब्रियम के में है किसके साथ, तो Cu2+ के साथ, जो कि एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पे है साथ में कि ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड। इसका क्या करोगे, तो देखो इसका क्या करोगे कि Kc = आप लिख दीजिए, सॉलिड का 1 होता है, ये तो क्लियर है, लिक्विड के साथ सॉलिड को अपन कंपेयर कर रहे हैं तो सॉलिड का 1 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट वाला पार्ट दैट इज Cu2+, अपन यहाँ ले लेते हैं Ag, अच्छा Ag2+ और यहाँ पे हो गया पावर 2। क्लियर है ये चीज़। सो इसका क्या हो जाएगा, देखो नीचे में बचेगा, मतलब यहाँ लिख रहे हो आप मोल पर लीटर, यूनिट की बात चल रही है, और यहाँ है मोल पर लीटर का स्क्वायर, तो नीचे में केवल क्या बचेगा, मोल पर लीटर, तो ऊपर आ जाएगा L और यहाँ आ जाएगा लीटर पर मोल, ऐसे बात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो Kp जो है ना वो डिफाइंड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कोई भी गैस है ही नहीं, तो Kp यहाँ पे बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्लियर होते चल रहा है, चलो ठीक है, एक और ले लेता हूँ, पहले यहाँ तक लिखिए। अपना आखिरी जो यहाँ पे इस टॉपिक पे सवाल ले रहे हैं ना कि ये है कि CH3COOH, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में अपने पास है और हमने इसको ले लिया H2O के साथ, मतलब वाटर के साथ, लिक्विड में, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, तो CH3COO- जो कि है एक्वस फॉर्म, और साथ में क्या आ गया H3O+। ओके, ये भी कितना क्या है, एक्वस फॉर्म है।
अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, Kc लिखना है, तो चलिए Kc लिखते हैं। Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट पार्ट में है H3O प्लस में, और यहाँ हो जाएगा CH3COO माइनस में, और यहाँ अपन लेंगे CH3COOH। और ना अपन वाटर नहीं लिखेंगे, बताता हूँ क्यों नहीं लिखेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि वाटर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, तो यहाँ पे नोट में लिखता हूँ कि वाटर यहाँ पे ना एक्सेस अमाउंट में लिया गया है। मैं लिख देता हूँ कि इफ रिएक्शन इज इन एक्वस मीडियम, अगर रिएक्शन एक्वस मीडियम में है मतलब H2O वहाँ पे ऑलरेडी है, तो H2O का जो अलग से जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज 1। समझ जाइएगा कि यहाँ पे वाटर जो है ना वो एक्सेस अमाउंट में है, इसमें कोई बदलाव ही नहीं है एक्टिव मासेज में, तो ये हमेशा बदलाव ही नहीं है, तो वहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो हुआ ही नहीं। और चूंकि यहाँ पे अब गैसेज नहीं है तो Kp की वैल्यू आप लिख दीजिएगा कि नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे नो गैस इज प्रेजेंट। क्लियर, चलो लिखो यहाँ तक। अब है अपने पास रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके लिए आती है कि अगर आपको रिलेशन चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि देयर मस्ट बी अ गैसियस रिएक्टेंट प्रेजेंट। अगर गैसियस रिएक्टेंट नहीं होता, गैसियस रिएक्टेंट अगर नहीं होता तो क्या होता, हम Kp की बात ही नहीं कर पाते, तो रिलेशन फिर काएगा। ओके, तो ये कंडीशन अपने को ध्यान रखना है। तो मान लो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कि 2A प्लस 3B प्लस मान लीजिए 2C, ठीक है। एक हम ले लेते हैं गैसियस फॉर्म में, एक हम ले लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, और एक हम ले लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं कि सॉलिड को इंक्लूड करना है नहीं करना है, लिक्विड किस फॉर्म में रहेगा। ओके, और यहाँ पे हमने ले लिया कि D और साथ में ले लेते हैं E, दोनों भी जो है वो गैसियस फॉर्म में। क्लियर। तो अब आपसे पूछा है कि Kc कितना होगा, Kc क्या हो जाएगा, तो एक्टिव मास ऑफ D, एक्टिव मास ऑफ E डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा, A का स्क्वायर, B का क्यूब और C का पावर 2। अब ध्यान से देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्या बताया था कि इफ, याद दिलाता हूं, इफ सॉलिड एंड लिक्विड are in equilibrium with gas, then their active masses are unity, मतलब 1। तो क्या करें हम Kc की वैल्यू को बदल के लिखते हैं कि D का कॉन्सेंट्रेशन तो ठीक है, E का एक्टिव मास, और यहाँ पे A तो होगा नहीं, B भी होगा नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C का पावर 2। समझ में आता है ये चीज़। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि आपको बात करनी है, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, हमने ये क्या लिया है, C की बात चल रही है भाई, कॉन्सेंट्रेशन लिया है। ओके, तो मैं बात करूं कि अगर आप ये लिए हो तो आप ऐसे लिख दो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E, ठीक है। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, समझ रहे हो ना। चलो मैं थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, C का स्क्वायर, यही आप बात कर रहे थे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ P की, तो P तो डिफाइंड होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैसेस है, तो हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ D इंटू प्रेशर ऑफ E, पावर सब जगह 1 है जैसे चल रहा था, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ C पे पावर 2। समझ में आता है ये चीज़। अच्छा, यहाँ तक अगर समझ में आता है तो मैं लिख रहा हूँ कि देखिए एक बात, कि अगर मैं लिखूँ कि PV, यहाँ लिखता हूँ कि PV इज इक्वल टू होता है भाई nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है ये। सो आप P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, N/V RT लिख सकते हो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, C लिख सकते हैं ना अपन, RT लिख सकते हो। तो बताइए अब यही चीज़ अगर मैं कहाँ पे पुट कर दूँ, Kp के लिए पुट करूँ, ठीक है, Kp के लिए, तो बताओ Kp के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ प्रेशर ऑफ D, प्रेशर ऑफ D की वैल्यू अगर क्या हो जाएगी, तो C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D RT, फिर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E RT, फिर आप लिखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, C अगेन क्या हो जाएगा RT, और पूरे का पावर क्या 2।
अब देखो क्या है, यहाँ से आर टी और ये आर टी गायब हो जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, सी ऑफ डी, सी ऑफ ई अपॉन सी ऑफ सी का स्क्वायर, बोलो होगा। ध्यान से देखो ये क्या है, ये वाला, ये तो वही है, के सी है। तो हम बोल सकते हैं, देखो के पी चलते आ रहा था ना यहाँ से, के पी है ना, के पी इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे इस टाइम पे, के सी बोल सकते हो। तो देखो आर टी पे क्या हुआ, आर टी का, आर टी पे पावर यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसलिए आपको आर टी दिख नहीं रहा है, देखो यही हुआ था ना यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो ये मैच ना करता, ठीक है, अगर इन जनरल अपने को बात करनी होती तो क्या बोलते हैं, तो देखो मैं क्या बोलता कि के पी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, के सी, और साथ में क्या होगा देखना, आर टी पे पावर क्या हो जाएगा, डेल एन जी, डेल एन ऑफ जी। समझ में आ रहा है डेल एन जी क्या है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि देख, डेल एन जी जो है वो है कि चेंज इन मोल किसका, गैस का। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो ये अपना ना बड़ा काम का फॉर्मूला हो गया, हर बार क्या है ना अपन डिराइव नहीं करेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अब हर बार ना हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू के सी और आर टी के ऊपर पावर क्या हो जाएगा कि चेंज इन मोल, किधर किधर का मोल, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सब होनी चाहिए गैसियस फॉर्म में। तो इसका यूनिट के पी का यूनिट क्या होता है, अच्छा ये होता है एटीएम, ये क्या होता है, ये होता है अपना मोल पर लीटर, ठीक है। ओके, सब सारी चीज़ें आपको बता दिया। अच्छा आर अगर आपको यहाँ पे पूछे कि आर किस टर्म में चाहिए, कि कौन सी वैल्यू चाहिए, तो 0.082, और इसका यूनिट क्या होता है बताओ तो, एटीएम पर लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है, थोड़ा बड़ा है याद रखना। टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, टेम्परेचर अपने को केल्विन में लेनी है। क्लियर ये चीज, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, रिलेशन भी मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। अब अपन सवाल करते हैं। सो हमारे पास एक सवाल है कि H2 गैसियस फॉर्म में और I2 गैसियस फॉर्म में ये इक्विलिब्रियम में है ट्वाइस ऑफ HI गैस के साथ। तो बोलता है KP और KC में रिलेशन बताइए। तो KP और KC में कैसे रिलेशन बताएंगे, देखिए तो हमने लिखा है KP इज इक्वल टू KC और RT पे पावर क्या याद है, डेल NG लिखता था आपने, मतलब N मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल, और ये गैसियस का बात चल रहा है। कितना हो जाएगा बताओ तो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 2 है दिख रहा है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ है, और यहाँ पे भी क्या है, एक और एक 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। सो मतलब क्या हो गया, KP इज इक्वल टू KC। समझ में आ गया। अच्छा एक और सवाल अपन ले लें, तो क्या हो जाएगा कि अगर हमने ले लिया मान लो अमोनिया वाला कि N2 + H2 अपने को क्या देगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा ट्वाइस ऑफ NH3 के साथ, थोड़ा बैलेंस कर लीजिए ये इतना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी रहेगा कि ये गैसियस फॉर्म में है। तो बताइए कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर मैं बोलूँ कि KP इज इक्वल टू होता है KC और RT पे पावर डेल NG, तो क्या हो जाएगा, KP इज इक्वल टू KC और R की जगह पे अपन लिख देंगे 2 -4, सो क्या हो जाएगा KC और R पे पावर -2 और यहाँ पे हो गया KP। सो KP इज इक्वल टू दिस वन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि KP इज इक्वल टू KC अपॉन RT, यहाँ पे T छूट गया क्या, ओ लिख लीजिए, यहाँ पे T भी है, ये हो जाएगा RT पे पावर -2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा RT और यहाँ पे पावर हो गया 2। सो KP इज इक्वल टू KC अपॉन RT का स्क्वायर। अच्छा अगर मान लो यहीं पे अपन थर्ड क्वेश्चन भी कर लें, थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, थर्ड क्वेश्चन है ट्वाइस ऑफ NO2 इक्विलिब्रियम में है अपने पास N2O2 के साथ, दोनों गैसियस फॉर्म में है। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा KP इज इक्वल टू KC RT पे पावर कितना, डेल NG, कितना हो जाएगा KC और डेल NG मतलब हो गया 1 - 2 डेट इज RT पे पावर -1। बोलो समझ में आ रहा है ये चीज। सो क्या हो गया, KP इज इक्वल टू KC अपॉन क्या RT। क्लियर ये चीज। अब देखो यहीं पे ना अपन एक जेई का भी सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन है जेई 2014 में पूछा हुआ, ठीक है। सो बड़ा आसान सा सवाल है, देखना आपको आ जाएगा समझ में। यहाँ पे बोलता है हाफ O2 किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, प्लस SO2 अपने पास इक्विलिब्रियम वाला साइन है, और यहाँ पे दिया है SO3 और ये है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ये देने के बाद आपको बोलता है कि KP इज इक्वल टू है अपने पास KC RT पे पावर है X, तो बोलता है फाइंड X, ठीक
ठीक है। और ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन अपने पास है 1/2, बी है 3/2, सी है -1/2 और डी है -3/2। खुद से करोगे सॉल्व, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो वीडियो को रोको और करो खुद से सॉल्व। हो गया? नहीं हुआ? देखो क्या है अपने पास फॉर्मूला, इक्वेशन क्या है ये वाला। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, कर लिया ना तुमने, Kp इज इक्वल टू क्या हो गया Kc और Rt पे पावर प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट कितना है 1 माइनस कितना हो गया 1 and 1/2 मतलब हो गया 3/2। सो यहाँ पे आ गया Kc इज इक्वल टू Rt पे पावर कितना, Rt पे पावर है -1/2। आसान सवाल। तो देखो x के जगह पे अपन क्या बोलेंगे, x के जगह पे है -1/2। राइट ऑप्शन कौन सा, सी। बिल्कुल आसान सवाल हो गया। चलो लिख लो जल्दी से। एक सवाल और अपन जेई का ही ले लेते हैं, है अपने पास 2000 में पूछा हुआ सवाल। तो ये है कि क्वेश्चन लिख देता हूँ, IIT 2000 में पूछा हुआ, 2004 में, 2000 में, चलो 2000 में, ठीक है। तो बोलता है अपने पास यही अमोनिया फॉर्मेशन वाला पार्ट है, ये हो गया 3, ये गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, तो अमोनिया के साथ है। बैलेंस करने के लिए 2 लगा हुआ है, ये भी अपना गैसियस फॉर्म में दिया हुआ है। और यहाँ पे ना एक चीज़ दी हुई है बेटा कि Kp अपने को दिया हुआ है, Kp की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। Kp की वैल्यू अपने को दी हुई है 1.44 × 10 पे पावर -5 एट कितना 500 डिग्री सेल्सियस पे। तो बोलता है हमको Kc बताओ। समझ में आ रहा है? Kc बोलता है बताने के लिए, और अपने पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन है देखो 1.44 × 10 पे पावर -5 अपॉन यहाँ पे है 0 पॉइंट, मतलब पूरा कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। 0.08 × 773, ठीक है। बी ऑप्शन भी ऐसे ही कुछ है, यहाँ पे 1.44 × 10 पे पावर -5 है और नीचे है 0.08 × 10 पे मतलब 773 पे पावर -2। अगला है सी ऑप्शन, सी है अगेन 1.44 × 10 पे पावर -5 अपॉन यहाँ पे है 0.08 × 10 पे पावर इंटू 500 भी, अच्छा 500 लिख दे, और यहाँ पे पावर है 2 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1.44 × 10 पे पावर -5 बाई दिया हुआ है 8.31 × 10 पे इंटू 773 पे पावर है अपने पास -2। हो जाएगा सॉल्व, कर लोगे? करें? देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, यहाँ से अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। Kp इज इक्वल टू क्या होता है Kc और Rt पे पावर कितना, Rt पे पावर होता है डेल Ng। तो डेल Ng की वैल्यू कितनी है भाई, -2 है, तो अपन लिख देंगे Kc और यहाँ पे लिख देता हूँ Rt पे पावर 2। समझ में आ रहा है? तो अपने को क्या दिया हुआ है, Kp की वैल्यू दी हुई है, तो चल अपन Kc निकालते हैं। सो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू हो जाएगा अपना कितना Kp, ठीक है, इंटू Rt पे पावर कितना 2। क्या अपन अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो मैं भी ऐसे लिख दूँ कि Rt पे पावर -2, दिख रहा है। Kp की वैल्यू अपने को पता है कितना है 1.44 × 10 पे पावर -5। R अपने को कौन सा चाहिए 0.08 वाला, और T किस में चाहिए केल्विन। केल्विन में कैसे करेंगे, तो 500 + 273 तो हो जाएगा 773 पे पावर -2। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो लिख दीजिए यहाँ पे बी। ओके डन, यहाँ तक आ गया समझ में। चलो जल्दी से कॉपी कर लो। अब हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फर्स्ट जो अपना पॉइंट है कि क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग नोट डाउन करना चाहते हैं, तो पहला है कि डू नॉट डिपेंड्स ऑन, लिख दीजिए इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन, पहली बात किस पे, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन लिख देता हूँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की बात आ गई, रिएक्टेंट लिख दो या रिएक्शन लिख दो, ठीक है। बी में हमने लिख लिया कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता इसके कैरेक्टरिस्टिक में, मतलब Kc और Kp की जो वैल्यू है वो उस पर कोई डिपेंड ही नहीं करता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैटलिस्ट लिया है या ना लिया हो।
तीसरा जो चीज़ है वो है कि प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, लिख देता हूँ कि प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, समझाता हूँ क्या है इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल मतलब जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदल रहा है, या हम उसको बोलते हैं इनएक्टिव। याद है वहाँ पे हमने एक्टिव मास लिया था, तो इसको हम बोलते हैं इनएक्टिव। जैसे जैसे हमने ले लिया हीलियम, ठीक है, नियन, ये चीज़ अगर, ये सब चीज़ें अगर प्रेजेंट है तो अपन क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क, इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन, पहली बात तो यह है कि मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, मोड ऑफ, समझाता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। देखो अगर मान लो इक्विलिब्रियम पे है तो मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि मान लो हमने दे दिया कि A प्लस बी इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, तो C के साथ, तो इसका मान लो K जो है वो आता होगा K1, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूं कि इक्विलिब्रियम C के साथ इक्विलिब्रियम में है A प्लस बी, तो यहाँ पे जो आएगा ना वो K की वैल्यू वो आएगा 1/K1, समझ में आ रहा है, जिसको आप K2 बोलोगे, मतलब सेकेंड जो है ना K1 इतना आएगा। देख रहे हो दोनों में फर्क पड़ गया। और K1 की वैल्यू बता सकते हो क्या होगा, K1 की वैल्यू होगी C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन A का कॉन्सेंट्रेशन और B का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा सोचो कि K2 के जगह पे आप क्या बोलना चाहोगे, आप बोलना चाहोगे अगेन प्रोडक्ट वाली बात और यहाँ पे रिएक्टेंट वाली बात। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे K1 इंटू K2 अगर कर दो ना तो ये 1 आ जाता है, ठीक है, हर चीज़ कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो मैं बोल सकता हूँ कि K1 जो होगा वो उल्टा होगा K2 का, रेसिप्रोकल बोलते हैं, उल्टा क्या होता है 1/K2, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी आपको। या आप इसको भी ध्यान रख सकते हो कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 होता है। कौन से दोनों का, अगर आपने इसका ओरिएंटेशन या रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया तो, ठीक है, क्लियर। अब देखो बी पार्ट में आपको क्या समझा रहा हूं कि बी में है, थोड़ा जगह बनाते हैं, बी में अपने पास है कि मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि N2 और O2, ठीक है, ये अपने को दे रहा है कि ट्वाइस ऑफ NO, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज KE, और मान लो मैंने बोला कि भाई हम 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो तो ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 4NO। ऐसे सिचुएशन में ये जो KE अपना आएगा ना, ये होगा नया जो कांस्टेंट आएगा वो KE का स्क्वायर हो जाएगा, समझ लो। तो आप अपने मर्जी से ना नहीं कर सकते ये कि फ्रैक्शन में दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ उसको बदल लेता हूँ मल्टीप्लाई करके, ना ऐसा नहीं कर सकता। तो फर्स्ट वाला जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है KE, तो दूसरा वाला का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा KE का स्क्वायर, ठीक है। सो ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है, चलो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, या हम मान लो कि इस चीज़ का हम प्रूफ देखना चाहते हो, ठीक है। तो हमने बोला कि A इक्विलिब्रियम में है B के साथ, ठीक है, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज K1। यहाँ पे मैंने ले लिया कि X जो है वो किसके साथ है, वो Y के साथ इक्विलिब्रियम पे है, एंड मान लो कि ये है K2। तो दोनों का जो रिएक्शन अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, A प्लस एक्स इक्विलिब्रियम में किसके साथ हो जाएगा, B प्लस वाई के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे जो K की वैल्यू होगी ना इस रिएक्शन के लिए वो होगा K1 इंटू K2। बात समझ में आती है। अब इसी चीज़ का ना हम प्रूफ देखना चाहते हैं, ओके। तो चलो यहाँ से आता है अपना प्रूफ पार्ट। तो हम बोल रहे हैं कि भाई K1 कितना होता है, K1 आपने देखा था फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए, मैं बोल रहा हूँ B और यहाँ क्या है A। अच्छा K2 बताइए तो कितना होगा, K2 होगा Y अपॉन X का एक्टिव मास होगा। बट अगर आप तीसरे इस रिएक्शन के लिए लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो KE होगा वो होगा B Y अपॉन A और यहाँ पे होगा X। देखो तो ध्यान से, क्या हम इसको B अपॉन A इंटू वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं क्या। अब आप बताओ B अपॉन A को क्या बोलेंगे, दिख रहा है ये वाला, ये K1, तो अपन लिख देते हैं K1 एंड दिस इज K2। मतलब K जो होगा इक्विवेलेंट जो होगा K, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए, किसके लिए, जब आप रिएक्शंस को ऐड कर देते हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा ना,
तो इस सिचुएशन में आपके पास ये मिलता है। तो अपन इसको ना सी बोल देते हैं, ठीक है। ये जो अपना हो गया ओरिएंटेशन वाली बात, इसके लिए मैं यहाँ पे ए लिखा था और ये चलो बी, चलो ठीक है, ओके, ए और बी आपको समझा दिया। ये वाला बात कर रहा था, इसको सी लिख लो, ठीक है, ये हो गया सी। बात समझ में आ गई। तो अपने पास 3 पॉइंट थे, क्या, किस चीज़ का, तो क्या किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, जहाँ पे आप इन चीज़ों को यूज कर पाओ। अब यहाँ पे एक है सवाल कि H2 प्लस I2, ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम में ट्वाइस ऑफ HI के साथ, तीनों जो है वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि K की वैल्यू यहाँ पे है 49, ओके। और एक चीज़ है, बोलता है कि HI जो है वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, हाफ H2 और हाफ I2 के साथ, ठीक है। तो और इसको हम बोलते हैं KE, एंड KE की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। और ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन है 1/49, बी है अपने पास 1/7, सी है अपने पास 7 और डी है अपने पास 98, ठीक है। सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अपने पास लिखा हुआ है कि फर्स्ट किस रिएक्शन की बात चल रही है, हाँ ये वाली बात। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या मैं इसी को, यही जो रिएक्शन अपने को दिया हुआ है, इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई करके देखूँ क्या आता है। हाफ से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा हाफ H2 प्लस हाफ I2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना कितना HI। आपको पता है जब भी आप जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो वो पावर में चला जाता है, तो नया जो अपने पास K आएगा, बता, नया जो K डैश बोल रहा हूँ, K डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K पे पावर कितना 1/2, क्योंकि आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये सब ध्यान रखना। तो 49 पे 1/2 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो ये K डैश की वैल्यू क्या आ गई, 7। K डैश, अब सोचो इसको अगर मैं उल्टा लिखूँ, HI जो है वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, हाफ H2 और हाफ I2 के साथ। तो बता क्या होगा, K जो होगा यहाँ पे, ठीक है, KE यहाँ पे लिखा हुआ था कि KE जो होगा वो क्या होता है, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाता है, अपने पढ़ा था ये सब नियम। सो KE इज इक्वल टू कितना 1/7। सो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अब ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अभी तो आपको सब ध्यान रहेगा बट आगे भूलोगे जरूर। तो देखो अभी कैसे आपको रिकॉल करना है, कैसे लिखना है, कैसे प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं, ये सब अपना अहम काम रहेगा, ठीक है। हो गया कॉपी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल अपने पास है कि IIT 2006 का है। इसमें बोला हुआ है कि देखो अपने पास है Ag+, ठीक है, और यहाँ पे है NH3 अमोनिया, ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, तो AgNH3 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि K जो है, मतलब इक्विवेलेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 कितना है, 3.5 × 10⁻³ ओके। अब बोलता है कि ये वाला जो है, इसको अगर मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, NH3 प्लस और साथ में दे दिया है NH3, तो ये यहाँ पे ये है अपने पास AgNH3 होल ट्वाइस, यहाँ पे प्लस में है, एंड दिस, इसका हमको K2 पता है 1.7 × 10⁻³ बोलता है कि फाइंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर, किसका फॉर्म हो रहा है, AgNH3 एंड यहाँ पे आ गया प्लस साइन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या पूछा है बता दूं। देखो दिया हुआ है कि फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है, उसका हमको जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, दैट इज K1, जो कि है वैल्यू 3.5 × 10⁻³ सेकेंड भी आपको एक रिएक्शन दिया है, उसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही अपने को दिया हुआ है कितना, इतना। अब अपने को क्या चाहिए, फाइनली कितना बन रहा है वो अपने को चाहिए, क्लियर। अगर मैं सोचो दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ, मान लो मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो ये और ये आपको दिख रहा है कि कट जाएगा,
सो फाइनली जो ओवरऑल रिएक्शन होगा, ओवरऑल रिएक्शन ये अपना कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो Ag प्लस NH3, ठीक है। और कोई बचा है, हाँ NH3 दो बार आ गया तो यहाँ पे 2 लिख दो, और इक्विलिब्रियम साइन रह गया, यहाँ पे आ गया AgNH3 2 और यहाँ पे प्लस। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे जब भी आप ऐड करते हो तो K का क्या होता है, K जो अपना बनेगा वो बनेगा दोनों का क्या, मल्टीप्लिकेशन, मतलब K1 इंटू K2। तो आपने क्या किया, 3.5 इंटू 1.7 इंटू 10 पे पावर -6, ठीक है। फाइनली आपको कैलकुलेट करनी है ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आती है 5.95 इंटू 10 पे पावर -6। क्लियर। तो देख रहे हो कैसे आसान से लॉजिक से ये सब सॉल्व हो जा रहा है। चलो अब अपना कौन सा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट आता है, वही जो अपन डिस्कस कर रहे थे ना। कहाँ गया डिस्कशन अपना पार्ट, ये कि अपन ए बी हो गया, मतलब सेकेंड पार्ट ये था कि इट डिपेंड्स ऑन। अब अपन बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे क्या है देखो कि टेम्परेचर वाली बात अपन करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अपना थर्ड पार्ट, ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या बोलता है कि के ई इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन reaction at a given temperature, for a given reaction at a given temperature। एक फिक्स टेम्परेचर पे एक फिक्स रिएक्शन के लिए भाई के ई डिफाइंड होती है, सही बात है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे देखो कि अगर मैं निकाल लूँ कि log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू होता है डेल एच, और यहाँ पे है 2.303 R, और साथ में है अपने पास कि T2 माइनस T1 अपॉन T1 डॉट T2। समझ में आता है ये चीज। अब ये ना अपने पास फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला हो गया बोलो, जिसमें कि अपने को दिया हुआ है कि K2 जो है वो T2 पे नोट किया गया है, T2 पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K2 है, और K1 जो है ना वो T1 पे नोट किया गया है, ठीक है। जहाँ पे हमने मान लिया है कि T2 बड़ा है T1 से, ठीक है। और डेल एच क्या है ये भी बता देता हूँ। डेल एच देखो क्या है, ये है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज हीट। तो हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज हीट। हीट के बारे में अपन बात करेंगे। अब मान लो कि अगर ये जो रिएक्शन है इसमें हीट ना तो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और ना ही इवॉल्व हो रहा है, मतलब बाहर ना तो निकल रहा है हीट, ना तो क्या हो रहा है कि हीट इसको चाहिए, ना तो हीट ये दे पा रहा है। मतलब फर्स्ट पार्ट अपना आता है कि डेल एच इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो क्या, तो हम बोलेंगे कि लॉग क्या हो जाएगा K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एच तो हो गया जीरो, तो जीरो हो गया तो फाइनली हर चीज़ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप बोलोगे कि मैं लिखना चाहूँ कि K2 इज इक्वल टू K1 हो जाएगा, बोलिए। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर आप बढ़ाओ या फिर टेम्परेचर को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है किस पे, K पे। K क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब K1 और K2 ऐसे सिचुएशन में हमेशा सेम रहेंगे। क्लियर है ये चीज़। नाउ अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेल एच जो है अपना निगेटिव आ जाए, निगेटिव मतलब यहाँ पे क्या होता है कि, या फिर ऐसे बोल दूँ कि डेल एच जो है वो छोटा हो जाए जीरो से, एक ही बात है। ये होता है एक्जोथर्मिक। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो log K2 अपॉन K1 है दिस विल बी स्मॉलर देन जीरो, मतलब नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे, स्मॉलर देन जीरो। मतलब क्या हो जाएगा कि K1 इज स्मॉलर देन K2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो K2 क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। K2 क्या करेगा, डिक्रीज। समझ में आ रहा है। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो अगला जो मतलब नया जो बनेगा क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या होगा, घट जाएगा।
थर्ड में है अपना कि डेल एच अगर आ जाए क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया कि डेल एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि हम बोलेंगे K2 अपॉन K1 इज ग्रेटर देन जीरो, और ये ग्रेटर देन अगर जीरो होता है इसका मतलब क्या हो गया कि K1 जो है वो स्मॉलर है किससे, K2 से। ठीक है, तो K1 स्मॉलर होगा कि ग्रेटर, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा, ये हो जाएगा अपना K2 जो है वो क्या हो जाएगा, सो ये ले लेते हैं ऐसे, सो K1 हो जाना चाहिए अपने पास छोटा। ठीक है, तो K1 हो गया छोटा, K2 क्या हो गया बड़ा, तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो K2 भी क्या होगा, K2 भी इंक्रीज करेगा। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। सेकेंड वाले केस में क्या हुआ, अगर ये एक्जोथर्मिक है, हीट बाहर निकल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जो कि अपन सेकेंड पॉइंट में लिखा है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये सब बातें ना आपको ध्यान रखनी है, और इसका ना अपन कोई हाँ क्या करना है, आपको ध्यान रखनी है, इन चीज़ों को अपन यूज करना सीखेंगे। ठीक है, अब अपन एक ग्राफ ले लेते हैं एंड देन यहाँ पे ये टॉपिक को खत्म करते हैं। तो चलिए ग्राफ बना के बताता हूँ आपको। तो जो हमने यहाँ पे लिस्ट किया था तीनों बातें कि डेल एच अगर जीरो हो जाए, अच्छा डेल एच अगर जीरो हो जाएगा तब ग्राफ कैसा बनेगा वो मैंने नहीं बनाया, ये देखो ये हो गया इसका ग्राफ, कांस्टेंट है हमेशा, तो ये क्या हो गया फॉर डेल एच इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर ये इंडोथर्मिक है तो क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे के की जो लॉग के की जो वैल्यू होगी वो एक्सपोनेंशियली इस तरीके से बढ़ेगा। यहाँ पे अगर हमने बात कर लिया कि एक्जोथर्मिक है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे लॉग के की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। सो ये लेक्चर अपना यहीं तक है, लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 3 के साथ। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू।